नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक काफी अच्छा इलेक्शन के बाद जो एनालिसिस मिल रहा है, अब उसमें काफी ज्यादा कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। अलग अलग न्यूज मीडिया हेडलाइंस अलग तरीके की सारे अपने हेडलाइन लिख रही हैं कि एक विक्ट्री है जो ऐसा लगता है जैसे हार है, और एक हार है जो ऐसा लगता है जैसे जीत है। अब यहाँ पे ये तो आपको पता लग गया होगा इतने अभी तक के एनालिसिस में या न्यूज में कि अगर एनडीए अलायंस आता है तो उसमें दो मेजर पार्टियां कोलिशन की वो बहुत ज्यादा यहां पे हेल्पफुल साबित हो सकती हैं बीजेपी के लिए। ऑफ कोर्स जो हमें पता है कि एक तो है हमारी टीडीपी और एक है हमारी जेडीयू। अब यहां पे अभी तक क्योंकि ऑफिशियल तो नहीं आया है, पर ऑफ कोर्स क्योंकि मीडिया के सोर्सेज होते हैं, उन्होंने कहा है कि इतना पता लग गया है कि हो सकता है उन्हें स्पीकर ऑफ लोकसभा की पोजीशन चाहिए हो उन पार्टीज को। और इसके बाद अब कोएलिशन होगा, अलायंस होगा, जो भी होगा ठीक है, वो तो अभी आएगा न्यूज, तो हम उसको फिर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यहां पे जो 2024 का जो वर्डिक्ट आया है, दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट द इंडिया ब्लॉक स्टोरी, कि इस बार जो इलेक्शन है एक्चुअली में इट इज अ वेरी हेल्दी इलेक्शन। इतने ज्यादा जो एलिगेशंस, जो एस्पर्शंस लगाए जा रहे थे, एप्रीहेंशन थे कि भैया पता नहीं कैसा ही होगा, चुनाव में क्या होगा, ईवीएम में क्या हो सकता है, क्या चीज, ये सब चीजें, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ है, जो रिजल्ट आया है, जो वर्डिक्ट है, इट इज अ साइन ऑफ अ वेरी वेरी हेल्दी डेमोक्रेसी, जहां पे ऑपोजिशन के पास स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ऐसा नहीं हो, पार्टी कोई भी हो, जहां पे भी एक तरफा अगर पूरी मेजोरिटी होती है, एकदम जिसे कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है, वहां पे जनता का फायदा नहीं होता है। अब यही बात आज हम पढ़ेंगे पूरा, इस पे एक एनालिसिस भी है। ये समझना जरूरी है कि चल क्या रहा है। पहले तो मैं सर ये बताऊं अभी इस समय क्या सिचुएशन है। तो यहां पे लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बीजेपी पार्टी को क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं मिली है, तब दैट मींस कि अब यहां पे बिहार के सीएम जो नीतीश कुमार जी, वो दिल्ली आ रहे हैं ऑफ कोर्स। और इसके बाद जो बिहार के पूर्व जो हमारे डेप्यूटी सीएम थे, वो भी आरजेडी लीडर, तो वो भी तेजस्वी जी, अब वो भी आ रहे हैं दिल्ली। अब इनकी अपनी अपनी मीटिंग्स होंगी, आज को सुलह वार्ता होगी, जो भी होगी ठीक है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस द्वारा जो लीड की जा रही है, जो हमारी इंडिया ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे इनकी स्टोरी पे आज फोकस होगा कि आज कैसे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के द्वारा, कैसे इन्होंने, जो हमारी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस ने, क्या क्या इन्होंने वादे दिए थे। क्योंकि इन्होंने कहा था हम इशू करेंगे ब्रेड और बटर का, इन्फ्लेशन का, महंगाई का, और जॉबलेसनेस का, अनएम्प्लॉयमेंट का। हम बात करेंगे कि कैश डोल्स, कैसे फ्रीबीज हम दे सकते हैं लोगों को। और इन्होंने ये भी बोला कि हम एक चीज और बोलेंगे कास्ट ग्रुप्स के लिए, कि हम आपके साथ हैं, हम रिजर्वेशन को भी आगे देखेंगे और समझेंगे इसको क्या क्या इसमें और ला सकते हैं, साथ ही हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब इन्होंने बोला कि हम करेंगे करेंगे। अब यहां पे समझना एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन का मुद्दा क्या है, इलेक्शन से फायदा क्या है। अगर बीजेपी सरकार ठीक है कोalition में आती है और यहां पर सरकार बनाती है, तो क्या कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने वाले हैं? यस, एब्सोल्युटली यस। ये जो कोर ड्राइवर जो अभी तक रहे हैं मोदी सरकार जी के, यहां पे काफी ज्यादा हमने देखा कि इकोनॉमिक ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक सरकार रही है। इन्होंने सबसे ज्यादा जो इन्होंने एक प्रॉब्लम फेस करी है, वो है जो इंडिया का एग्रीकल्चर लेबर फोर्स है, उसका आधी से ज्यादा जो हमारी एग्रीकल्चर, जो हमारी खेती बाड़ी में जो हमारी पॉपुलेशन है, वो काफी ज्यादा, आधी से ज्यादा वो आबादी शिफ्ट हो रही है शहरों में। और शहरों में आके वो फॉर्मल जॉब्स ढूंढ रहे हैं, लो स्किल्ड जॉब ढूंढ रहे हैं, लेबरर्स बन के यहां पे काम कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। अब जो भी फाइनल रिजल्ट हो, जैसा भी हो, इस इलेक्शन के बाद सरकार को इस पर फोकस करना पड़ेगा कि हम इस अनएम्प्लॉयमेंट को, हम इस लो स्किलिंग जो जॉब्स हमारे जनरेट हो रही हैं, हम इसको कैसे टैकल करें। रीजन बीइंग कि हमारे यहां चाहे कोई भी सरकार रही हो, हमारे पास, हमने हमेशा देखा है कि हमारा एक बहुत ही ज्यादा ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत बढ़ता जाता है। अब कुछ भी कहिए, ये एक इलेक्शन के द्वारा जनता की जीत है कि हम यहां पे ट्रेड डेफिसिट पे सरकार से बात कर सकते हैं कि हमारे जीडीपी का 10% तक कभी कभी हमने देखा है टच होता हुआ। जीडीपी का 10% हमारा ट्रेड डेफिसिट है, और ये अच्छी बात नहीं है किसी भी देश के लिए। अब इसके अलावा और भी ज्यादा ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो चाहिए, जो आने भी चाहिए। जैसे एग्जांपल है भी हैं, और देखो ऑलरेडी आए भी हैं। हमें पता है कि जीएसटी लगा, पर जीएसटी के अलावा और भी तो टैक्स है जो हम देखते हैं, पेट्रोलियम पे, अल्कोहल पे, रियल एस्टेट पे, वो अभी भी वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। तो ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, इसको टैकल करना है। साथ ही हमारा कोऑपरेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स, और पर्टिकुलरली जो हमारा नेबर है, बहुत ही बेलिजरेंट नेबर है हमारा, चाइना। अब यूएस के साथ जो हमारी डील है कि हमें वेपन्स चाहिए वॉरफेयर के लिए, तो अब वो यूएस की जो डील है, ये इनकी जो विलिंगनेस है कि हम शेयर करेंगे, ये तब होगा जब वो स्टेबल सरकार देखेंगे, जब वो ये होगा कि वो एक ट्रेड डेफिसिट देखेंगे, बहुत सारी कैलकुलेशन होंगी उसमें, हमें चाइना को काउंटर करना है। अब ये फायदा है कि जो बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट है,
इस सरकार में जो कोalition में जो और पार्टीज हैं वो एंटी वेस्टर्न नहीं है ज्यादा, ठीक है। अब अगर उसके आप उल्टा चलो 2004-9 के अराउंड, तब वहां पे यूपीए अलायंस में क्या होता था, कई सारी पार्टीज थी जो एंटी वेस्टर्न हुआ करती थी। अब ये भी एक मुद्दा है कि अगर ऐसा होता है तो क्या हमारी यूएस से जो इतनी अब तक हमारी ट्रेड डील है, वेपन्स डील है, ये क्या फेल हो सकती है या इसमें और कोई रुकावट आ सकती है। इंडिया के अपने और भी गोल्स हैं, हमारी ट्रेजेक्ट्री बहुत आगे की है, हमें डेवलपमेंट देखना है। इंडिया ने प्रॉमिस कर रखा है कि हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करेंगे 2030 तक। हमें उस पर हमें उस पर फोकस करना है। रीजन बीइंग, बहुत सारे रीजन, एक तो क्लाइमेट चेंज, फिर पॉल्यूशन, फिर एक चीज है कि हमारी जो ऑयल पे डिपेंडेंसी है वो, अब जो ऑयल जो हमारा इंपोर्ट्स है वो हमें कई बार इतना ज्यादा हिट करता है कि हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट्स की वजह से हमको डॉलर्स देने पड़ते हैं। डॉलर्स हुआ, गोल्ड हुआ, या और भी कोई करेंसी में। अब रशिया से चलो हम रुपीज में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, पर ऑयल इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी है। इसी वजह से सरकार इस पर टैक्स भी लेती है। अब इसीलिए हम चाहते हैं कि 450 गीगावाट तक हम जनरेट कर सके रिन्यूएबल एनर्जी। यहां पे जो एक कैच क्या है, कैच ये है कि जो स्टेट सरकार होती हैं, स्टेट सरकारें, ये सारी की सारी स्टेट सरकारें, इनके पास होता है फाइनल से ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पावर दैट फीड इनटू देयर ग्रिड्स। कि अब वो कहे नहीं नहीं हम तो कोल पावर प्लांट चलाएंगे, तो ऐसे में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारा कोऑपरेटिव जो हमारा फेडरलिज्म है, स्टेट एंड नेशनल इसे हम कहते हैं। अब बीजेपी सरकार को ये हो सकता है कि वो चाहें कि एक कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करना शुरू करें, वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जरूरी है ताकि स्टेट और जो सेंटर सरकारें हैं आपस में तालमेल अच्छा करें। अगर बीजेपी सरकार आती है, ये फायदा बहुत ज्यादा होगा कि स्टेट सरकारें मानने लगें रियलिटी को कि जरूरी है कि हमें फेडरलिज्म के अंदर रह के, हमें स्टेट और सेंटर आसपास रह के बात करें, कोई कोई और दिक्कत ना आए। जहां पे भी हमने देखा है कोलिशन होता है, वहां पे कई बार कोलिशन तो इन सरकारों में ये वाला जो रीजनल पार्टीज होती हैं, ये अपने अपने मुद्दे के अराउंड ही रहते हैं, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र के अराउंड बात करनी है। वो नहीं चाहेंगे एकदम सारा सेंटर की बात मानना हर जगह, तो ये प्रॉब्लम आने लगेगी। अब ये डू नॉट लाइक टू सी देयर इंडिपेंडेंस इरोडेड, नहीं पसंद है उन्हें, ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये इलेक्शन विल लाइकली स्लो इंडियाज ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि कई बार हो सकता है कोalition में बस आपको अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर तो है ही है, ठीक है, सरकार को चाहिए कि रीजनल पार्टी के साथ भी उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है सर, इस इलेक्शन में क्या अभी और हाल में कुछ और बहुत ज्यादा उलट पुलट वाली बात दिखी? हाँ, काफी ज्यादा उलट पुलट वाली बात दिखी। ये है यूपी का 2019 का मैप, जहां पे हमें पता है 80 में से 71 बीजेपी की सीट्स थी। हाउ कम इस बार सपा समाजवादी पार्टी एक बहुत थर्ड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बनी है लोकसभा में? ऐसा कैसे पॉसिबल है? यूपी जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, अब यहां पे समाजवादी पार्टी ने एक अपना, जैसे कहते हैं, वापस पेनिट्रेशन हासिल किया। इसके लिए समझना जरूरी है कि एनडीए के रिजल्ट के पीछे भी काफी कुछ है। क्या क्या रीजनिंग रही है? जैसे मोदी जी का के ऊपर एक एलिगेशन लगाया ऑपोजिशन पार्टीज ने कि आपने कई बार ज्यादा हेट स्पीच जैसे आपने वर्ड्स का यूज किया अपनी रैलीज में, स्पीच में, ठीक है, पहली बात। फिर इसके बाद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, अगर आप इकोनॉमिक्स या पॉलिटी पढ़ रहे हो तो मैंने ही आपको पढ़ाया है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मतलब एक ऐसा आप कोई काम करते हो जिसका कि फायदा कम होता जाता है, दैट इज कॉल्ड, ये यहाँ पे एक अप्लाई हो रहा है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं पढ़ा है इसको, और बता रहे हैं कि राम जी के मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही हम देख रहे हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब फायदा दिख रहा था, सब लोग कह रहे थे बहुत अच्छा है, सब कुछ मिलेगा, फायदा मिलेगा, बट जो रिटर्न्स हैं वो डिमिनिशिंग होते जा रहे हैं। एक ये प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अलावा जो रिमार्केबल राइज ऑफ इंडिया अलायंस, एक लूजली क्राफ्टेड, मतलब अभी अभी बनी, 1 साल पहले ही अलायंस, ये अलायंस क्या है, सारी अपोजिशन पार्टीज एक साथ आ गई हैं, और बहुत ही क्लियर पिक्चर नहीं है इंडिया अलायंस की, लेकिन तब भी उन्होंने एक फाइट किया है, कम बैक किया है। अच्छा, फिर इसके बाद 28 पार्टी आ तो गई। अब इन सबके अपने अपने एस्पिरेशंस हैं, सबके अपने अपने जैसे कहते हैं एजेंडाज भी हैं। अब इसके बाद इन सबको एक साथ रहना पड़ेगा, वो कैसे रहेंगे वो भी आगे समझा जाएगा। ये यहां भी दिख रहा है कि एक ऐसा इमोटिव इशू, भले ही अच्छा लग रहा है देखने में, हैज अ शेल्फ लाइफ एंड क्रिएट्स फैटीग अमंग वोटर्स, के लोग थोड़े थोड़े ज्यादा लोग वोटर्स होते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, फैटीग आ जाता है कि वही बार बार वही सब बातें, बार बार वही सब बातें, हमारी बातें करो, ब्रेड एंड बटर की बातें करो, हमारे लिए फ्रीबीज की बातें करो, हमारे लिए ये बातें करो, वो बातें करो। यहाँ पे यूपी में जो एक लैंडस्लाइड, जो चेंज दिखा, वो क्या दिखा? 2014 में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी उसमें 80 में से 71 सीटें थी, ठीक है, ये 2019 नहीं 2014 का डेटा है, ठीक है। अब इसके बाद यहां बीजेपी ने फिर 2019 में भी काफी कुछ किया, 62 सीटें आ गई। अब इस बार हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के पास 38 सीट्स हैं ऑलमोस्ट, बहुत बड़ा नंबर हो गया ये, मतलब दिस इज लाइक सेइंग कि जो समाजवादी पार्टी ने हर जगह, इवन जो बुंदेली एरिया है, जो
जो ऑलरेडी हमेशा से एक सैफरन एरिया रहा करता था, वहां पे समाजवादी पार्टी ने पेनिट्रेट किया। अब इसके पीछे काफी कुछ रीजनिंग्स हैं, काफी कुछ आंसर्स हैं। क्या क्या बोला जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इस बार जो कास्ट कैलकुलस किया था, कास्ट कैलकुलेशन करी थी, बिल्कुल सही करी। उन्होंने कहा कि हम इस बार जो पहले की तरह हम अपने ही कास्ट के लोगों को डालते हैं, हम इस बार उनको नहीं उतारेंगे, हम बाकी लोगों को भी चुनाव में अब हिस्सेदारी देंगे। तो इन्होंने जो अब इन्होंने जो एनालिसिस आई उसके हिसाब से 5 यादव्स जो ऑल फ्रॉम द फैमिली, ठीक है। फिर उसके अलावा इट गेव 27 टिकट टू नॉन यादव ओबीसीज, 11 टू अपर कास्ट, इसके अलावा इसके अलावा 4 टू मुस्लिम्स और 15 दलित कैंडिडेट्स को, सब जगह। एसपी ने एक और चीज जो चेंज करी, वो क्या किया, अपने नॉमिनीज का नाम भी इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द ग्राउंड पे जाके। बीजेपी का यहां पे इस समय क्या था, जो 75 सीटों में लड़े हैं, अब यहां पे इन्होंने 34 अपर कास्ट और 25 ओबीसीज इंक्लूडिंग 1 यादव एंड द रिमेनिंग 16 टू एससीज। ये प्रॉब्लम आई। अच्छा ठीक है, बीजेपी के पास हमेशा एक जिसे कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र रहा है, वो रहा है मोदी जी की पॉपुलैरिटी। ब्लिट्सक्राइग, ये ब्लिट्सक्राइग आपने वर्ड सुना होगा, जर्मन वर्ड है ये। ब्लिट्सक्राइग का मतलब होता है जब आपने जर्मनी का इन्वेजन, अगर आप याद करोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वहां पे इस वर्ड को यूज करते हैं। जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया था तो ब्लिट्सक्राइग मतलब सारे टैंक्स एक साथ चले गए थे सब नाजी पार्टी जर्मनी के, तो वो एक ब्लिट्सक्राइग कहलाता था कि इन्होंने एकदम से एम्बुश किया, एकदम से एक ही रात में सब पहुंच गए। तो एक ब्लिट्सक्राइग हुआ करता था क्योंकि ग्रैंड रैली होती थी, बड़े बड़े स्टार कैंपेनर्स आते थे, और जब स्टार कैंपेनर आते हैं तो रैली ज्यादा बड़ी होती है, उसकी कवरेज ज्यादा होती है, उसमें लोग ज्यादा होते हैं, उसमें बातें बोली जाती हैं वो ज्यादातर फिर मीडिया चैनल पे दिखाई भी जाती है। अब यहां पे जो एसपी कांग्रेस का जो अलायंस था कंबाइंड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेनिट्रेट किया ग्राउंड में, कम्युनिटीज के पास। इन्होंने ऐसा कोई ग्रैंड रैलीज पे फोकस नहीं किया। अब इसके बाद एसपी की जो विक्ट्री है, इट इज वेल स्प्रेड आउट अक्रॉस यूपी। ये बात जरूरी है, इट हैज 1 सीट्स इन वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया मोस्ट पॉपुलर स्टेट, एंड इंपॉर्टेंटली द गेन्ड सीट्स इन बुंदेलखंड, जो कि इलेक्टोरली हमेशा सैफरन एरिया रहा करता था। फाइनली मोदी जी की जो लार्जर देन लाइफ जो छवि है, तो ये छवि ने भी कई बार वोटर्स को फेटिग भी किया है। ये एक प्रॉब्लम आई है। अब ये सब तो एनालिसिस हो भी जाएगी, पर अभी बात ये है कि सर आगे क्या हो सकता है। आगे जो होगा वो इनकी मीटिंग के बाद तय हो पाएगा कि क्या होने वाली है, एनडीए अलायंस के पास कितनी टोटल सीटें होंगी, और राष्ट्रपति जी फिर जब मोदी जी को ही बुलाएंगे ऑफ कोर्स, तो वो उनको जब बुलाएंगे शपथ लेने के लिए और सरकार बनाने के लिए, उस समय उनके पास नंबर्स कितने होंगे। इस न्यूज में आगे और जो भी आएगा हम उसको फिर टेकअप करेंगे। इस न्यूज को डेलिकेटली समझना जरूरी है एनालिसिस के साथ, ताकि हम एक अच्छा सटीक आंसर लिख सकें। अब ये न्यूज यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, उन्हें तो बस फाइनल नंबर चाहिए, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ वोटर इन जनरल। तो इसमें और कुछ आएगा, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।